हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं डोंट डिजर्व इट फैन फिक्शन के पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि वांग जी विंग को मनाने के लिए वहाँ पर चला गया था। दूसरी तरफ विंग, जो उसे लग रहा था कि वांग जी बस उसके बच्चों को लेने के लिए आया है, वो उसे लेने नहीं आया है। अब आगे की स्टोरी। वांग जी कहता है, विंग, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं बच्चों को भी लेकर नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं भी क्लाउड रेसेस नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे अपना साथ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं दूर रहकर ही मैं तुम तीनों का ख्याल रखूंगा। मगर मैं क्लाउड रेसेस अकेला कभी भी नहीं जाऊंगा, या फिर मैं तुमसे बच्चों को छीन कर नहीं लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ जिनजुआन, जो वांग जी की इतनी सारी बातें सुनकर वो पूरी तरह शौक में था और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो उसकी तरफ देख रहा था। जिनजुआन वांग जी को वेल डन का इशारा देकर बच्चों की तरफ देखने लगता है और कहता है, बच्चों, तुम्हें अभी भूख लगी है ना? चलो हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। मगर बच्चे अपनी माँ को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मम्मा, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। बच्चे जैसे अपनी माँ की बातें समझ गए थे, वो अपनी माँ को पकड़कर रो रहे थे। जिनजुआन उन दोनों बच्चों को अपने पास लाकर उन्हें समझाते हुए कहता है, बच्चों, माँ तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहा है और तुम्हें अपने माँ से कोई भी अलग भी नहीं कर रहा है। चलो हम लोग बस कुछ ही देर में खाना खाकर आ जाएंगे। मम्मा और अंकल को कुछ देर बातें करने दो। दोनों बच्चे वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी भी दोनों बच्चों की तरफ देखकर उनकी बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम दोनों को अपनी माँ से कोई भी अलग नहीं करेगा। तुम दोनों बस अंकल के साथ जाओ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद फिर से अपने माँ के पास आ जाना। बच्चे वांग जी की बातें सुनकर जिनजुआन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर वांग जी और विंग थे। वांग जी कहता है, विंग, मैं तुम्हें बच्चों से कभी भी अलग नहीं करूँगा। मानता हूँ मैं पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मगर ये बात सच नहीं है कि मैं तुम्हें कभी भी नफरत करता था। मैं तुम्हें कभी भी वाइफ नहीं मानता था। मैं बस तुमसे गुस्सा था, मगर पता है वो गुस्सा बेवजह था। उन लोगों की एक झूठ की वजह से मैं तुमसे गुस्सा कर रहा था। मुझे तुमसे सारी सच्चाई पहले से ही क्लियर कर देना चाहिए था। तुम मेरे वाइफ थे, पहले हम दोनों के बीच एक भरोसा होना चाहिए था, मगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें कोई भी बात क्लियर नहीं कर पाया, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मगर ये बात मत कहो कि मैंने तुम्हें कभी भी वाइफ नहीं माना। मैं तुम्हें हमेशा दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, मगर बस जेलसी, नफरत मुझे ये सारे काम करने में मजबूर कर दिया। विंग कुछ भी नहीं कहता। पहली बात, वो पूरी तरह शॉक में था वांग जी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर, क्योंकि वो जिस वांग जी को जानता है वो कभी भी इतनी सारी बातें नहीं कहता था। बस एक ही सिंगल वर्ड में उसकी बातें ही कंप्लीट हो जाता था। दूसरा, उसका मन का भाई जो अभी भी उसके दिल में बैठा हुआ है। वांग जी उसके सामने खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह घबरा गया था। उसे पता था सब कुछ ठीक है, फिर भी वो अपने दिल को नहीं समझा पा रहा था। वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था, वो बस नीचे की तरफ देख रहा था। उसके आंखों से बस आंसू ही बह रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है तो विंग पूरी तरह सिकुड़ जाता है। वह अपने पैरों को दोनों हाथों से और टाइटली पकड़कर वह अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही वांग जी को एहसास होता है तो वो वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और 2 स्टेप की पीछे की तरफ जाने लगता है। अब वहाँ पर पूरी तरह साइलेंस आ गया था। अब कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी आगे क्या कहे उसे कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ वही जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, बस उसके पैरों की तरफ देख रहा था कि वांग जी उसे कितनी दूर में खड़ा हुआ है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। जिनजुआन बच्चों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ का सिचुएशन देखकर वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वांग जी जो खड़ा होकर विंग की तरफ देख रहा था और विंग
अपने दोनों पैरों को पकड़कर वहीं पर बैठा हुआ था। दोनों के अंदर पूरी तरह साइलेंस था। जिनचुन उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को कुछ ही देर से घूरने लगता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है या फिर नहीं। वो वांग जी की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ। उन लोगों की ऐसी हालत देखकर बस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो वो विंग के पास जाकर उसके पास बैठते हुए कहता है, विंग अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें रात हो जाएगा। विंग धीरे धीरे खड़े होने लगता है और बच्चों को अपने पास लेकर जिनजुन की तरफ देखने लगता है, जैसे वो उससे पूछना चाहता हो कि वो उसके साथ जाएगा या फिर नहीं। जिनजुन उसकी बातें समझ जाता है। वो कहता है, हाँ विंग, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो चारों वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही देर जाने के बाद विंग देखता है कि वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो विंग वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। जिनचुन कहता है, विंग क्या हुआ, चलो। वो पीछे की तरफ देखने लगता है मगर जिनचुन से कुछ भी नहीं कहता। जिनचुन समझ जाता है तो वो वांग जी तरफ देखने लगता है कि वो उसे कुछ कहे, मगर वांग जी वो भी कुछ नहीं कहता। जिनचुन अपने सर पर मारते हुए कहता है, इन दोनों के बीच में वो फंस गया है। जिनचुन वांग जी के पास जाता है और कहता है, वांग जी तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। वांग जी उसकी तरफ गौर से देखने लगता है। जिनचुन को भी पता था कि वांग जी उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो भी यही चाहता था कि वांग जी उसके पीछे जाकर विंग को मनाए, मगर वो विंग को तो इस बारे में नहीं कह सकता, इसीलिए वो वांग जी से जैसे पूछ लिया था। जैसे ही वांग जी उसे घूर के देखने लगता है तो वो विंग के पास चला जाता है। कहता है, विंग वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है। विंग अपने मन में सोचने लगता है, अगर वो अभी वेन क्लैन के अंदर चला जाएगा तो वांग जी को पता चल जाएगा, इसीलिए उसके लिए यही ठीक होगा कि अभी वो ब्लू माउंटेन चले जाए। जैसे ही वांग जी वहाँ से चला जाएगा वो अपने बच्चों को लेकर वेन क्लैन चला जाएगा, इसीलिए वो और कुछ नहीं कहता। बच्चों को लेकर वो ब्रुएल माउंटेन की तरफ जाने लगता है। शाम होने से पहले ही वो सभी ब्रुएल माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। वांग जी देखता है कि वहाँ पर कुछ ही लोग रहते हैं। वहाँ पर पूरी तरह घने जंगल था, वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। वो उनकी तरफ देखने लगता है कि वो बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है। विंग बच्चों को लेकर एक गुम्फा के अंदर चला जाता है। वांग जी भी उन दोनों के पीछे जाने लगता है। वहाँ पर रहने की कोई भी सुविधा नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसकी विंग और बच्चे यहाँ पर इसी हालत में रहते हैं। जैसे ही विंग को एहसास होता है कि वांग जी उस गुफा में है तो वो पीछे की तरफ देखने लगता है। विंग कुछ भी रिएक्ट करे उससे पहले ही बच्चे दौड़ के जाकर वांग जी के पैरों को पकड़ लेते हैं। विंग अब कुछ भी नहीं कहता, वो उस कमरे से बाहर की तरफ चला जाता है। वांग जी बस उसे जाते हुए देख रहा था। बच्चे अपनी तरफ खींचकर उसे होश में वापस लाते हैं। वो बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। बच्चे उसे खींच के लेकर एक बेड के पास ले जाते हैं। वो कोई मखमल का बेड नहीं था, वो बस एक पत्थर का जैसे साइज में कटा हुआ एक बेड के साइज था। उसके ऊपर एक पतला सा कपड़ा बिछा हुआ था। बच्चे वहीं पर जाकर लेट जाते हैं और वांग जी को वहीं पर लेटने के लिए कहते हैं, मगर वांग जी अपना सर हिलाते हुए इनकार कर देता है और वो बच्चों को सर को हाथों से सहलाने लगता है, जिससे वो बच्चे आराम से सो जाए। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसके बच्चे इसी हालत में वो रह रहे हैं, मगर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पहले उसे विंग को मनाना था। कुछ देर बाद विंग उस कमरे में आता है। वो देखता है बच्चे जो पूरी तरह सो गए थे। वांग जी बच्चों के सर के पास बैठकर उन दोनों को सर को सहला रहा था। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वांग जी से थोड़ा सा दूर में खड़ा हो जाता है। वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे विंग उसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वो कह नहीं पा रहा है। वांग जी खड़े होकर विंग के पास जाता है और कहता है, मुझे कहाँ सोना है। तो विंग 2 कदम पीछे की तरफ चला जाता है
और धीरे धीरे आगे की तरफ जाने लगता है और एक गुम्फा की तरफ इशारा कर देता है। तो वांग जी समझ जाता है। वो कमरा भी विंग के कमरे का जैसा ही था। वो धीरे धीरे उस बेड के पास जाने लगता है और लेट कर सोचने लगता है कि विंग और बच्चे इतने सालों से कितनी सारी कठिनाइयों से रह रहे थे। वो सोने की जितनी बार कोशिश करने लगता है वो नींद नहीं आ रहा था। वो विंग के कमरे के पास जाने लगता है। वो बाहर से देखता है विंग जो दोनों बच्चों को टाइटली पकड़कर वहाँ पर सोया हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फिर से अपने कमरे की तरफ चला आता है और सोने की बहुत बार कोशिश करता है मगर उसे नींद नहीं आ रहा था। वो बैठकर अपने ध्यान में लग जाता है। अगले दिन सुबह विंग बहुत सुबह उठ जाता है। उसे पता था कि वांग जी को बहुत सुबह उठने की आदत है, सुबह के 5 बजे। तब वो उठकर वांग जी के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि वांग जी जो वहाँ पर बैठा हुआ था। विंग अपने मन में सोचने लगता है कि वांग जी यहाँ पर नहीं रह सकता। क्लाउड रेसेस बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है और वहाँ का बेड बहुत ज़्यादा नरम है और यहाँ पर तो इतनी सारी गंदगी है और ये तो पत्थर सा बेड है। वो यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। वो यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा। ये तो सही आज सुबह ही चला जाएगा। ये सोचकर वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि वांग जी उसका नाम लेता है, विंग। अब विंग वहीं पर स्टैचू की तरह खड़ा होता है। वांग जी धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसके सामने आ जाता है। उसके फोrehead पर एक सॉफ्टली किस देते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कुछ भी नहीं कहता, बस उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। वांग जी बस कल रात के बाद सोच रहा था कि वो विंग और बच्चे किस तरह सोए हुए थे। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो विंग को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी विंग, मेरी वजह से तुम इतने सालों से इतनी सारी तकलीफ झेल रहे हो। आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। ये सारी बातें कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गया था मगर विंग उसे गले नहीं लगा रहा था। वो उसके हाथ बस सीधा था। वांग जी को एहसास हो गया था कि विंग उसे डर रहा है मगर फिर भी वो उसे टाइटली गले लगाकर बस ये सारी बातें कह रहा था। वांग जी को एहसास भी नहीं था कि वो अभी रो रहा था। वांग जी उसे थोड़ा सा दूर होकर कहता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग जो उसकी आंखों की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों से जो आंसू बह रहा था, विंग को बहुत बुरा लगता है। उसने कभी भी वांग जी को ऐसे हालत में नहीं देखा था। तो वो धीरे धीरे अपने हाथ को लेकर उसके चीज़ के पास जाकर उसके आंसुओं को वाइप करने लगता है। तब जाकर वांग जी को एहसास होता है कि अभी वो रो रहा था मगर वो थोड़ा सा खुश भी था कि वांग जी उसके चीक्स पर अपना हाथ तो रखा है। वही बात सोचकर वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाने ही लगता है कि पीछे से जिनजुआन की चिल्लाने की आवाज़ आता है। विंग अपने हाथ को पीछे की तरफ करके वो वहाँ से दौड़कर बाहर की तरफ आ जाता है। वो देखता है जिनजुआन जो अपने कमर को पकड़कर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जिनजुआन की ऐसी टाइमिंग पर चिल्लाने से वो उसे बहुत सारी गालियाँ देने लगता है। वो भी उनके पीछे पीछे बाहर की तरफ आ जाता है। देखता है जो जिनजुआन कमर के पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा था। विंग जिनजुआन के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ। जिनजुआन उसे गौर से देखने लगता है और कहता है, तुम उस पत्थर पर इतने सालों से कैसे सो रहे हो। मैंने एक दिन सोया जब मेरे पूरे बदन पर दर्द हो रहा है। विंग उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है तो जिनजुआन गुस्से से उसे देखने लगता है। कहता है, हंसना बंद करो, मेरे बदन पर पूरी तरह दर्द हो रहा है। विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं वेनचिंग को कह दूंगा, वो तुम्हें दवाई दे देगी। वांग जी और जिनजुआन पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, वेनचिंग। विंग कहता है, हाँ, वो वेनिंग की बहन है, वो यहीं पर रहती है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो अच्छी दवाई भी देती है, तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जिनजुआन कहता है, नहीं नहीं, मुझे उससे दवाई नहीं लेनी है, वो वेन क्लैन के हैं। विंग कहता है, हाँ, वो सभी वेन क्लैन के हैं मगर वो उन लोगों के जैसे बुरे नहीं हैं, इसीलिए तो वो लोग वहाँ से छोड़कर यहाँ पर इन घने जंगलों में अकेले रहते हैं। वांग जी कहता है, वो सभी। विंग कहते हैं,
हाँ, वो सभी यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो सभी वेन क्लान के लोग हैं और मैं उन्हीं लोगों के साथ रह रहा हूँ। वांगजी और जिनजुन पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। वो जानते थे कि वेन क्लान के लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वो जब कल रात को यहाँ पर आए थे उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर सभी लोग वेन क्लान के हैं। उसी समय ग्रानी, वेनचिंग और वेनिंग उन लोगों के पास आ रहे थे। ग्रानी विंग का नाम लेते हुए बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। वो तीनों जैसे ही विंग की तरफ देखते हैं वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिनजुआन और वांगजी जो विंग के सामने खड़े हुए थे इस तरह जैसे वो दोनों अभी उन लोगों के पर अटैक करने वाले हो। वो तीनों भी पूरी तरह घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ विंग भी वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसकी मुसीबत में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे और वो लोग वेन क्लैन से छुप कर यहाँ पर रह रहे हैं। अगर यहाँ पर उन्हें कुछ भी हो गया तो वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ बच्चे जो अभी उठकर अपने आँखों पर अपने हाथों को रब करते हुए उन लोगों के पास आता है। जैसे ही वो ग्रानी को देखते, ग्रानी के दौड़ के जाने ही वाले थे कि वांगजी अपने दोनों बच्चों के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचकर अपने पीछे छिपा लेता है और एक हाथ से बिचन को उन लोगों की तरफ दिखाने लगता है। विंग वांगजी की ऐसी बिहेवियर देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ग्रानी, वेनिंग और वेंचिंग के पास दौड़ के जाकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वांगजी कहता है, विंग इस तरफ आ जाओ, वो तुम्हें हर्ट करेंगे। विंग कहता है, इतने सालों में वो लोग कभी भी मुझे हर्ट नहीं किए तो अब क्यों करेंगे। तुम्हें उन लोगों के बारे में सच्चाई कुछ भी नहीं पता है। बस तुम अपने आप कैसे सज़ा डिसाइड कर सकते हो। तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो, मगर तुम तो वही गलती फिर से कर रहे हो। बिना सच्चाई जाने अपने आप सज़ा डिसाइड कर देना, यही तुम्हारे क्लान का रूल है। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। ये बात कहकर वो घुटनों पे बैठ जाता है और बड़ी जोर से रोने लगता है। बच्चे जैसे ही अपनी माँ को ऐसे रोते हुए देखते हैं वो दौड़ के आकर अपनी माँ को टाटली पकड़ लेते हैं। रानी भी विंग को समझाने लगते हैं। वेंचिंग वांगजी और जिनजुन के पास जाकर उन्हें बताता है कि वेन रुहान वो अपने क्लान के लोगों के लिए भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, उन लोगों के लिए हमेशा मुसीबत खड़ा करता है। वहाँ के लोग दो वक्त के खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तरस जाते हैं। वेंचिंग ये भी बताता है कि वहाँ के लोग कैसे धीरे धीरे कहीं पर गायब हो जाते हैं, जिसके वजह से वेंचिंग अपने भाई और कुछ गांव के लोगों को लेकर वेन क्लैन से भागकर रॉयल माउंटेन में छुप के रह रहे हैं। वांगजी और जिनजुआन वेंचिंग की बातें सुनकर वो दोनों नोट करते हैं। वांगजी अपने मन में गालियाँ देने लगता है कि वो फिर से वही गलती करने वाला था। वो सुनी सुनाई बातें सुनकर कोई भी डिसीजन ले लेता है, कभी भी कोई सच्चाई बारे में नहीं जानना चाहता। वो विंग की तरफ देखने लगता है। वो चाहता था कि अभी विंग के पास जाकर उसे टाइटली गले लगाते हुए फिर से माफ़ी मांगने लगे, मगर वेंचिंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहता है, अभी नहीं, मुझे पता है तुम विंग से माफ़ी मांगने आए हो, मगर अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुखी है, तुम बाद में उसे मना लेना। वांगजी ग्लेयर देते हुए वेंचिंग की तरफ देखने लगता है। वेंचिंग कहता है, मुझे इस तरह गुस्से से क्यों देख रहे हो, विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वांगजी अब विंग की तरफ देखने लगता है। जब वो रो रहा था उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो अपने रूम की तरफ चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।